मेन प्रोग्राम में जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या इंस्टेंशिएट होगा तो उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली एक फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास मौजूद है। मैं स्टूडेंट के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है 1 और लेट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है 2। मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट या इंस्टेंशिएट किया है। आई हैव क्रिएटेड और इंस्टेंशिएटेड देम। इन दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हुए ऑटोमेटिकली एक फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ अ फंक्शन। लेट मी जस्ट गो टू माई क्लास और मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ अ फंक्शन दिस फंक्शन इज़ ऑलवेज पब्लिक। वेल, नॉट ऑलवेज पब्लिक। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर एक डिज़ाइन पैटर्न पढ़ें और उस डिज़ाइन पैटर्न का नाम है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे पब्लिक के अलावा प्राइवेट या मे बी इन सर्टेन केसेस प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। बट हमारे इस कोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमेशा कंस्ट्रक्टर पब्लिक हुआ करेगा। इस फंक्शन का एक ख़ास नाम है और इसका नाम हमेशा होता है इक्वल टू क्लास नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस के अंदर क्योंकि क्लास का नाम स्टूडेंट है इसलिए हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट ही होगा। इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। कोई रिटर्न टाइप ना होने का मतलब ये है कि इट्स नॉट इवन वॉइड। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। आपके पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग की बेस के ऊपर यहाँ पे आप एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि यू कैन हैव मोर देन वन फंक्शंस एंड ऑल फंक्शंस हैव द सेम नेम बट all the functions have different number or the type of parameters. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसका नाम लेट से सम है, तो सम के अंदर अगर कोई पैरामीटर आप पास नहीं कर रहे तो इट इज़ अ फंक्शन विच टेक्स नो पैरामीटर एज इनपुट। अगर आप यहाँ पे सम के नाम का कोई और फंक्शन लिख लेते हैं बट इसके अंदर इंटीजर पास कर रहे हैं तो अब ये फंक्शन पहले वाले फंक्शन जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ यानी कि ये वाला सम वाला फंक्शन विच हैज़ गॉट नो पैरामीटर एज इनपुट, उससे फ़र्क है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सम के नाम का एक और फंक्शन लिख लेता हूँ बट इट इज़ टेकिंग अ कैरेक्टर पॉइंटर एज एन इनपुट, तो आप ये देखेंगे कि ये सम इंट यानी कि जो इंटीजर एज इनपुट पैरामीटर ले रहा है और जो सम कैरेक्टर एज इनपुट पैरामीटर ले रहा है, अगरचे दोनों में नंबर ऑफ़ पैरामीटर सेम है बट क्योंकि डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है इसलिए ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे ट्रीट होंगे। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को लिख लेते हैं यूजिंग द रूल्स जो कि अभी हमने आपके साथ लिखे हैं। इसके मुताबिक हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा स्टूडेंट विच इज़ द नेम ऑफ द क्लास। देखिए यहाँ पे कोई मैंने रिटर्न टाइप नहीं दी, नॉट इवन वॉइड। इसका मतलब है ये एक ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है विच हैज़ गॉट एब्सोल्युटली नो रिटर्न टाइप एट ऑल। इस फंक्शन के अंदर अगर मैं चाहूँ तो यूजिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग या तो कोई पैरामीटर पास कर सकता हूँ या कोई पैरामीटर नहीं पास कर सकता। जैसे कि अभी मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया, मैं इस कंस्ट्रक्टर को कहा करूँगा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बट गलतुल आम के अंदर हम इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह देते हैं। इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर्स टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मैं इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन कर लेता हूँ यहाँ पे इस नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, और इसकी डेफिनेशन के अंदर मैं सिंपली एक सी आउट करके मैसेज लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि दिस इज़ अ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब आप देखेंगे ये कि अगरचे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट किए हैं तो उसके अगेंस्ट मैंने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया, यानी कि आपको मेन के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होके मिल रहे हैं। आप देखेंगे ये कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे मैसेज मिलेगा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 2 दफ़ा। ये 2 दफ़ा मैसेज मिलने की वजह यह है कि एक दफ़ा ऑब्जेक्ट 1 के लिए नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और एक दफ़ा ऑब्जेक्ट 2 के लिए नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। इसको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इसके साथ मैंने कोई पैरामीटर्स पास नहीं किए। अब हम यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर लिखना चाहेंगे
और वो कंस्ट्रक्टर हम बनाना चाहेंगे अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विच इज़ टेकिंग अ सिंगल पैरामीटर एज एन इनपुट। लेट्स से मैं यहाँ पे इंटीजर एज एन इनपुट लेना चाह रहा हूँ और लेट्स से इस इनपुट का नाम मैं INP रख रहा हूँ। दिस बाय द वे इज़ अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और मैं यहाँ पे आउटपुट मैसेज के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आउटपुट के अंदर लिखना चाहूँगा। नीचे आते हैं और अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, लेट्स से स्टूडेंट टाइप का 3। मैं अगर चाहता तो इसी ऊपर वाली लाइन के अंदर भी इसको इंस्टेंशिएट कर सकता था, बट अब मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को पैरामीटर पास कर रहा हूँ और उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यू पास करूँगा जो कि मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एज एन इनपुट ले रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू 5 पास कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि नाउ आई हैव कॉल्ड दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर विच इज़ टेकिंग एन इंटीजर एज एन इनपुट पैरामीटर। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपको 3 आउटपुट मिलेंगी। पहली 2 आउटपुट बिकॉज ऑफ 1 एंड 2, क्योंकि 1 और 2 के अगेंस्ट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, और 3 जिसके अगेंस्ट यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और बनाना चाहूँगा विच इज़ टेकिंग अ कैरेक्टर पॉइंटर एज एन इनपुट। लेट्स से इस कैरेक्टर पॉइंटर की इनपुट का नाम हम INPUT रख लेते हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, these are actually 2 constructors over here which are taking a single parameter as an input, but this particular constructor जो कि अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ that is also a parameterized constructor, but this one is taking a character pointer as input parameter। अब यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा और कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके अंदर यहाँ पे अगर आप कोई कैरेक्टर पॉइंटर पास कर दें, कैरेक्टर अरे लेट से हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और यहाँ पे इस प्रोग्राम को अब अगर आप रन करें तो यू वुड सी कि अब आपको 4 आउटपुट्स मिलेंगी। पहली 2 आउटपुट्स बिकॉज ऑफ द नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, द थर्ड वन इज बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट 3 विच हैज़ कॉल्ड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आपने इंटीजर एज इनपुट लिया हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट 4 यहाँ पे जिसके अंदर आपने कैरेक्टर पॉइंटर पास किया है और उसके अगेंस्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। अब हमने यहाँ पे आइडिया तो देख लिया कि एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, और हमें थोड़ा बहुत ये भी पता चल गया कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। बट हमें अब ये देखना है कि कंस्ट्रक्टर हम बनाते क्यों हैं। देखिए, हम ज़रा यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमने क्रिएट किए हैं उनको डिलीट कर देते हैं, और जितने भी कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बनाए हैं उन सबको भी डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँगा स्टूडेंट का जिसका नाम है 1। जब हमने यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया है तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मिलेंगे अगेंस्ट दिस ऑब्जेक्ट 1 दे वुड बी दीज 3, एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक कैरेक्टर पॉइंटर। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्यों बनाना चाह रहे हैं, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं किसी भी वैल्यू को गेट करने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जांपल सी आउट 1 डॉट गेट एज, तो इस वक्त आप ये देखेंगे कि मुझे एज के अगेंस्ट एक जंक वैल्यू मिलेगी, एक गार्बेज वैल्यू मिलेगी। वो गार्बेज वैल्यू मुझे इसलिए मिलेगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जंक वैल्यूज़ पड़ी होती हैं। अब कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे क्या काम है, लेट्स से मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बनाता हूँ यानी कि स्टूडेंट, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एज की वैल्यू को कर देता हूँ लेट्स से इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे CGPA की वैल्यू को कर देता हूँ इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पे जो मेरा एक पॉइंटर है नेम का उसको कर देता हूँ इक्वल टू null PTR। आई वुड नॉट बी यूजिंग दिस कैपिटल के अंदर NULL। However, if you want you can use this as well। अब होगा ये कि जब मैं सी आउट करूँगा 1 डॉट गेट एज, तो जब 1 के थ्रू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है यानी कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो एज के अंदर ऑटोमेटिकली 0 स्टोर्ड होगा, CGPA के अंदर 0 स्टोर्ड होगा, और नेम जो कि पहले एक डैंगलिंग पॉइंटर था वो अब बन जाएगा null PTR। मैं अब प्रोग्राम को चलाऊंगा और आपको ये प्रूव करूंगा कि वाकई यहाँ पे 1 डॉट गेट एज करके जो एज की आउटपुट आई है दैट इज़ 0। जस्ट टू वेरीफाई कि वाकई यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है, मैं यहाँ पे सी आउट करके एक मैसेज भी लिखना चाहूँगा कि दिस इज़ अ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसके लिए हम यहाँ पे आउटपुट लिख देते हैं NPC। अच्छा जनाब, बाकी कंस्ट्रक्टर्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ विच इज़ टेकिंग अ सिंगल इंटीजर एज एन इनपुट। लेट्स से दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एज एज एन इनपुट, इसको एज इनपुट का नाम दे देते हैं यहाँ पे। मैं इस कंस्ट्रक्टर में ये चाहूँगा
कि मेरे ऑब्जेक्ट की एज जो है दैट शुड बिकम इक्वल टू द इनपुट एज, यानी कि एज अंडरस्कोर इनपुट। क्योंकि ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज एन इंटीजर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। क्योंकि ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज एन इंटीजर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब होगा ये कि आप जब इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो उस केस में आप यहाँ पे एज की वैल्यू पास कर रहे होंगे एज एन इनपुट पैरामीटर टू द कंस्ट्रक्टर, और जो भी वैल्यू इनपुट यहाँ पे जा रही होगी दैट वुड बिकम द वैल्यू ऑफ एज। सीजीपीए और नेम को यहाँ पे इक्वल टू 0 अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बट अगर आपके प्रोग्राम के अंदर वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो बेशक आप उनको यहाँ पे ना कीजिए इक्वल टू नल ptr और 0। बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप इनिशियलाइज करें किसी ना किसी वैल्यू से। इट इज़ अ रियली गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे अब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल student2, और इसके अगेंस्ट मैं ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहूँगा विच इज़ टेकिंग एन इंटीजर इनपुट। लेट्स से मैं यहाँ पे अपनी एज इनपुट देता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ अब to.getAge। और अगर मैं अब अपने प्रोग्राम को रन करना चाहूँ तो द आउटपुट दैट आई गेट इन दिस केस इज नंबर 1 इनपुट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर विच इज़ कॉल्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 2, और उसके बाद मैंने to.getAge किया और मुझे आउटपुट यहाँ पे 34 मिल गई। अब अगर आप यहाँ पे चाहें तो CGPA के लिए अलहदा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, आप यहाँ पे नेम को इनिशियलाइज करने के लिए अलहदा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और अगर आप तीनों वैल्यूज़ को एक साथ इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप एक अलहदा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर ओवर हेयर विच इज़ टेकिंग एन इंटीजर a floating point b and a character pointer let's say c as an input parameter। और मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मेरे पास जो age है that becomes equal to the value of a, जो मेरे पास CGPA है that becomes equal to the value of input parameter b, और मैं यहाँ पे c के थ्रू सेट करवाना चाहूँगा अपने नेम की वैल्यू। नाउ हेयर कम्स द ट्रिकी पार्ट, आपने इसको डायरेक्टली ये नहीं कर देना जो कि अब मैं करने लगा हूँ, नेम इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये है कि आप वही गलती कर रहे होंगे जो कि सेटर वाली वीडियो में मैंने आपको बताई थी। अगेन दिस इज रॉन्ग, यू वुड नेवर डू समथिंग लाइक दिस। इसलिए मुझे ये कमेंट करने दीजिए, अपने सेटर में जाके जो कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं उसको यहाँ से पेस्ट करूँगा। लेट मी गो टू दी सेटर ऑफ नेम विच इज़ दिस वन। इस सेट नेम वाले फंक्शन के अंदर मैंने इनपुट पैरामीटर n लिया हुआ था, बट मेरे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर इनपुट पैरामीटर इज इक्वल टू सी। तो जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड ओवर हेयर, और जहाँ जहाँ पे आपने n यहाँ पे लिखा हुआ है उसको c से रिप्लेस कर दीजिए, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं 3 विच इज़ टेकिंग 3 पैरामीटर्स एज एन इनपुट। लेट्स से यहाँ पे हम एज पहले इसको पास करते हैं विच इज सपोजिटली 20। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि कोई एक ऐसी वैल्यू पास करूँगा जो कि CGPA को में जाके स्टोर होगी विच इज सपोजिटली 2.99, और मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर पॉइंटर इसको पास करूँगा विच इज़ लेट्स से माई नेम मोहसिन अब्बास। यहाँ पे एक चीज़ और ख्याल रखिए, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ पास करें। हम यहाँ पे अगर चाहें तो वेरिएबल्स जिसके अंदर ऑलरेडी वो वैल्यू स्टोर्ड हैं वो भी पास करवा सकते हैं। लेट मी डू इट विद यू। मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ var, जिसके अंदर मैं वैल्यू 20 स्टोर करवाऊँगा। अब अगर मैं यहाँ पे 20 पास करने की बजाय var पास करवा दूँ तो आप ये देखेंगे कि वैल्यू इसको 20 ही पास होगी। द सेम इज़ एप्लीकेबल टू दिस द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एंड दिस कैरेक्टर अरे एज वेल। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जस्ट टू वेरीफाई कि 3 के अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर हुई हैं, मैं यहाँ पे सी आउट करवाना चाहूँगा 3.getAge, और इसके अगेंस्ट मुझे आउटपुट 20 मिलनी चाहिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे आउटपुट करवाना चाहूँगा 3.getCGPA, और इसके अगेंस्ट मुझे आउटपुट 2.99 मिलनी चाहिए। एंड फाइनली मैं यहाँ पे आउटपुट कराना चाहूँगा 3.getName, और इसके अगेंस्ट मुझे नेम की वैल्यू यानी कि मोहसिन अब्बास आउटपुट मिलनी चाहिए। लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड लेट मी सी व्हाट द आउटपुट इज़। और जब मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा देखेंगे ये कि मुझे ये जो आखिरी 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं, यानी कि एज की वैल्यू 20, CGPA की वैल्यू 2.99 और गेट नेम के अंदर मोहसिन अब्बास,
these are actually the values of object 3. So that is why constructors are used. Thank you very much. See you in the next video.